Hello everyone. Once again, myself Dr. Renu from Government Girls College Sirohi and students in continuation to previous class of Bryophyta General Characters Part 1. Today we are going to discuss some of the other general characters of Bryophytes. यानी कि पिछली क्लास में जो जनरल कैरेक्टर्स रह गए थे तो कुछ एक जनरल कैरेक्टर्स को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो पादप प्रथम स्थलीय पादप माने जाते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि इससे जो लोअर प्लांट्स होते हैं वो एल्गी थे। तो एल्गी का हमें पता है कि वो अधिकतर जो एल्गी थी वो एक्वेटिक फॉर्म में पाई जाती है और कुछ जो होती है वो स्पेशल हैबिटेट्स में पाई जाती है। तो प्रथम स्थलीय पादपों में ब्रायोफाइट्स की गणना की जाती है, परंतु पाए वातावरण की सीमित दशाओं में ही यह स्थलीय आवासों में वृद्धि कर पाते हैं। मतलब स्थलीय आवास में तो पाए जाएंगे, लेकिन इनकी भी फिर भी कुछ एटमॉस्फेरिक जो होती है वो लिमिटेशंस होती हैं। लाइक इनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी यानी कि बहुत अधिक नमी वाले स्थानों पर ये पाए जाते हैं, इसलिए प्रमुख वनस्पति के रूप में ये क्लाइमेक्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह एक विश्वव्यापी प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स, और क्षैतिज वितरण की दृष्टि से अगर हम देखें, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो यह पादप जो होते हैं वो उष्ण प्रदेशों से हिमाच्छादित ध्रुवों की तरफ मतलब पोल्स की तरफ ये जो होते हैं ब्रायोफाइट्स अधिक मिलते हैं। ब्रायोफाइट जो होते हैं वो वर्ल्ड वाइड इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो शीतोष्ण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इनकी जो समुद्र तल से जो होती है वो लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर यह पाए जाते हैं, और सामान्यतः यह 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक फैले पाए जाते हैं। अब अगर हम इनके स्वभाव की बात करें, ब्रायोफाइट्स का जो हैबिट होता है वो, तो इससे पहले की क्लास में बच्चों हम बता चुके हैं कि इनका जो हैबिट होती है वो थैलॉइड होती है, यानी कि प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, शूट एंड स्टेम, यानी कि जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होते, या फिर कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे भी होते हैं जो कि पर्णिल स्वरूप में पाए जाते हैं, यानी कि पर्ण रूप में पाए जाते हैं। अगर हैबिटेट की बात करें तो इससे पहले की क्लास में जनरल कैरेक्टर्स में हमने बताया दिया कि अधिकतर ये जो ठंडे होते हैं नम व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, मतलब कोल्ड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में इनका जो पाया जाना होता है वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। दलदल, नम चट्टानों, दीवारों, वृक्षों की छाल यानी कि बार्क आदि पर के जो अधर स्तर होते हैं, इनके नीचे की तरफ जो स्तर होते हैं उन पर भी ब्रायोफाइट जो होते हैं वो स्पेशल हैबिटेट्स की फॉर्म में पाए जा सकते हैं। रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सियोकार्पस नेटेंस, रियला फोंटेनेलिस आदि पूर्णतया जलीय, यानी कि अगर बच्चों कंप्लीटली एक्वेटिक हम ब्रायोफाइट की बात करें तो मोस्ट जो जनरल आपके पास एग्जांपल होगा वो रिक्सिया फ्लूटेंस का होता है। उसके अलावा रिक्सियोकार्पस नेटेंस भी इसका एग्जाम्पल है, रियला फोंटेनेलिस भी इसी का एग्जाम्पल है। रिक्सिया फ्लूटेंस सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है। स्फैग्नम जो है ब्रायोफाइट वो जलीय तथा अर्ध जलीय दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी कि स्फैग्नम जो है वो एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक दोनों फॉर्म्स में पाए जाने वाला ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है। वर्षावनों में डेंड्रोसिरोस तथा मॉस की अनेक प्रजातियां जो होती है वो अधिपादप के रूप में पाई जाती है, यानी कि कुछ ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो एपीफाइट्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। एपीफाइट्स यानी कि वह प्लांट जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं, तो ब्रायोफाइट्स में ये कैरेक्टर पाया जाता है, और उसकी डेंड्रोसिरोस और मॉस की कुछ जो होती है स्पीसीज होती हैं वो एपीफाइट के फॉर्म में पाई जाती हैं। ब्रायोफाइट सामान्यतः ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि स्वयं पोषी होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ ब्रायोफाइट जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक कैरेक्टर्स भी शो करते हैं, यानी कि मृतोपजीवी भी होते हैं। मृतोपजीवी आप जानते हैं बेटा कि जो डेड कार्बनिक जो मटेरियल होता है उस पर डिपेंड जो होते हैं उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। तो वो ब्रायोफाइट जो सेप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं उनका एग्जाम्पल लीवर बर्ड्स में है क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस, और मॉसेज में बक्स बॉमिया जो होते हैं वो सेप्रोफिटिक का एग्जाम्पल होते हैं। जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि अगर हम जीवन चक्र की इसकी बात करें, लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, तो इससे पहले की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि दो डिस्टिंक्ट इसमें लाइफ साइकिल्स पीढ़ियाँ पाई जाती हैं, गेमेटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज। और हमने आपको ये भी बताया था कि गेमेटोफिटिक फेज जो होती है वो डोमिनेंट फेज होती है, जबकि जो स्पोरोफिटिक फेज होती है वो शॉर्ट लिविंग फेज होती है और कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है स्पोरोफिटिक गेमेटोफिटिक फेज पर।
अब इसका जो आकार में विभिन्नता की बात करें हम इसके गेमेटोफाइट की, तो आप डायग्राम में स्लाइड्स में देख सकते हैं बेटा कि एक हमने स्फेरोकार्पस का एग्जांपल ले रखा है, एक रिक्सिया का और मार्केंशिया का। तो ये कंपैरेटिवली जो एडवांसमेंट है थैलस की स्ट्रक्चर में, उसके आकार में किस प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है, किस प्रकार से कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो सिंपल से शुरू होकर के, यानी सिंपल थैलस से शुरू होकर के कॉम्प्लेक्स की तरफ ग्रो करती है, वो एडवांसमेंट जो होता है वो स्लाइड में दिखाया गया है। इसी प्रकार से आकार में विभिन्नता में हम पोरेला, स्फैग्नम और डायसोनिया का, इसके आकार में आपको बिल्कुल साफ साफ डिफरेंस जो होता है वो स्लाइड में दिखाई दे रहा है। मतलब आकार की जो विभिन्नता शो करते हैं ब्रायोफाइट्स, ये उसके लिए हमने स्लाइड प्रिपेयर की है। अब अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमने बताया कि इसमें वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब जो कायिक जनन होता है वो कितने प्रकार का इसमें हो सकता है, तो फर्स्ट वन इज हमने दिखाया है फ्रैगमेंटेशन यानी कि विखंडन। हमें पता है यह जनन की एक सामान्य विधि है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रांच्ड स्पीसीज होती हैं उसके थैलस जो का कोई पुराना पार्ट होता है या वो पार्ट जो कि वृद्ध हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, वो मृत होकर के क्या होता है, गल जाता है यानी कि मेल्ट हो जाता है। तो और जैसे ही वो मेल्टिंग होती है तो इसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, और जैसे ही वो नई किसी भी स्पेस पर गिरती हैं तो वो वृद्धि करके स्वतंत्र पादप के रूप में विकसित हो जाती है। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल डायग्राम हमने आपको बता रखा है, रिक्सिया है, मार्केंशिया में भी विखंडन पाया जाता है। सेकेंड इज गैमा कप, जिसे आप हिंदी में जैमा कहते हैं। ये कैरेक्टर है हिपेटिकॉप्सिडा वर्ग के सदस्यों का। ये ग्रीन होते हैं, बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो मुख्य पादप से पृथक होकर नए थैलस का निर्माण करती है। यानी कि ये मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल स्पेशलाइज्ड बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं विच प्रोड्यूस अ कंप्लीट न्यू थैलस ऑन जर्मिनेशन। जो गैमक होते हैं वो थैलस की अभ्यक सतह पर यानी कि एबैक्सियल सरफेस पर पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं ये, मार्केंशिया, ब्लैसिया, ब्रायम इसके क्लासिकल एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन इज अपस्थानिक शाखाएं। यह अलग प्रकार की कुछ जातियां होती हैं ब्रायोफाइट्स की, जिसमें कि थैलस की अभ्यक्ष सतह यानी कि जो वेंट्रल सरफेस होती है उस पर कुछ अपस्थानिक शाखाएं यानी एडवेंटिशियस ब्रांचेस निकलती हैं। ये ब्रांचेस जो होती हैं वो पेरेंट प्लांट से अलग हो जाती हैं और जर्मिनेट होकर के एक कंप्लीट न्यू थैलस का निर्माण कर देती हैं। नेक्स्ट वन इज कंद, जिसे आप ट्यूबर कहते हैं। कंद फूली हुई गोलाकार संरचना होती है, हम सबको पता है, जिसमें कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो फूड मटेरियल होता है वो संग्रहित रहता है, स्टोर्ड रहता है। यह व्रंतिल या अव्रंतिल दोनों प्रकार की हो सकती है, यानी कि इसके नीचे जो होल्डफास्ट होता है वो पाया भी जा सकता है या फिर ना भी पाया जाए, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और ये जो ट्यूबर्स होते हैं इनका निर्माण जो होता है वो ग्रोथ सीजन के अंत में होता है। ये शाखाओं के एपेक्स पर यानी कि शीर्ष पर पाई जाती है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये अंकुरित होकर के एक कंप्लीट न्यू थैलस का निर्माण कर देती हैं। एग्जाम्पल अगेन रिक्सिया एंड एंथोसिरोज जो होते हैं उनमें ट्यूबर्स फॉर्मेशन जो होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोटोनिमा है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है प्रोटोनिमा भी, जिससे ये विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं। ये मोसेस में पाई जाती हैं और बीजाणुओं के अंकुरण से, मोसेस मतलब स्पेशली मोसेस में बीजाणु यानी कि स्पोर्स के अंकुरण से मल्टी सेल्यूलर ब्रांच्ड जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम प्राइमरी प्रोटोनिमा कहते हैं। यानी कि पहले जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट होता है, वो प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाता है। डायग्राम में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा, देखिए फर्स्ट प्राइमरी प्रोटोनिमा बना है, देन लीफी गैमेटोफाइट बनता है, फिर उसी लीफी गैमेटोफाइट पर आगे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर और दूसरी सेकेंडरी प्रोटोनिमा, राइजॉइड्स और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो होती है उनका निर्माण हो जाता है। कंप्लीट जो होता है थैलस फॉर्मेशन हो जाता है। स्फैग्नम और फ्यूनेरिया जो होते हैं वो उनमें प्रोटोनिमा जो होती है वो पाई जाती हैं निर्माण के लिए। नेक्स्ट वन इज नव शाखाएं, इनको हम इनोवेशंस कहते हैं। अनेक जो होते हैं ब्रायोफाइट्स यानी कि एक्रोगाइनस जो जंगल मैनियल्स ग्रुप है और स्फैग्नम जो होता है उसमें ये इनोवेशंस जो होती हैं वो पाई जाती है और ये नए कंप्लीट एक प्लांट का निर्माण करती है। नेक्स्ट वन इज
पत्र प्रकलिकाएं, जिन्हें कि आप बुलबिल्स कहते हैं, बुलबिल्स नाम आपने पहले भी सुन रखा है बच्चों, और आप जानते भी हैं ये विशेष प्रकार की मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती हैं। ये क्या होती हैं, जो ब्रांचेज होती हैं उनके आधारी भाग पर एरियल पार्ट में उत्पन्न होती है और प्लांट से अलग होकर के कंप्लीट न्यू थैलस का निर्माण करती है। फ्यूनेरिया इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज टीज, स्थायी शीर्ष जो होता है, जिसको आप परसिस्टेंट एपाइसिस कहते हैं। ब्रायोफाइट्स पादपों की कुछ जातियों में ये प्रतिकूल परिस्थितियों के समय में इनका निर्माण होता है। जैसे ही परिस्थितियां वापस अनुकूल होती हैं तो ये फिर से जर्मिनेट होकर के कंप्लीट न्यू थैलस का निर्माण कर लेती है। नेक्स्ट वन इज पुनरुद्भवन, रीजनरेशन जिसे आप कहते हैं। ये रिक्सियम, ऑर्गेन्सिया आदि वंशों में राइजोइड्स या फिर स्केल्स जो होते हैं वो अनुकूल परिस्थितियां आने पर विभाजित होकर के नए थैलस का निर्माण कर देते हैं। अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इससे पहले की क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि ब्रायोफाइट जो होते हैं उनमें डायोसियस और मोनोसियस दोनों प्रकार की स्पीसीज यानी कि एक लिंगाश्रयी और उभय लिंगाश्रयी दोनों प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं। एक लिंगाश्रयी यानी कि डायोसियस जो स्पीसीज होती हैं उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वो अलग अलग थैलस पर बनते हैं, जबकि मोनोसियस में एक ही थैलस में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। ब्रायोफाइट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बिना किसी अपवाद के oogamous टाइप का, और उसमें भी हमने आपको बताया था कि एडवांस oogamous टाइप का इसमें पाया जाता है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है गोनियम का, डायग्राम हमने बनाया है। एंथ्रीडियम मल्टीसेलुलर इलैप्सोइडल स्ट्रक्चर यानी कि दीर्घ वृत्ताकार संरचना होती है, ये क्लब शेप्ड होती हैं। ब्रायोफाइटा के विभिन्न वर्गों में पुंजधानियों की जो स्थिति होती है वो अलग अलग होती हैं, अलग अलग उसमें पाई जाती हैं। ये एक स्पष्ट स्टॉक पाया जाता है नीचे, और ऊपर की तरफ जो होती है वो उसका पार्ट जो बॉडी कहलाता है। चारों तरफ स्टेराइल सेल्स का जैकेट पाया जाता है जो कि इसकी सुरक्षा का काम करता है। इसी तरीके से जो स्त्रीधानी होती है आर्किगोनियम, सबसे ऊपर की तरफ कवर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कवर सेल के नीचे की तरफ कुछ कोशिकाएं होती है जिनको नेक कैनाल सेल्स कहते हैं। ये नेक कैनाल सेल्स जो होती हैं अधिकतर जो होती हैं संख्या में 6 होती हैं। नेक कैनाल सेल्स मिलकर इसकी कंप्लीट नेक यानी कि ग्रीवा का निर्माण करती है। उसके नीचे की तरफ जो होता है वो वेंटर होता है यानी कि आधारी भाग, जिसे आप अंडदा कहते हैं। इसके अंदर एग पाया जाता है और सबसे नीचे की तरफ रंध्र यानी कि स्टॉक पाया जाता है। वेंटर कैनाल सेल जो होती है जिसे आप अंडदा नाल कोशिकाएं कहती हैं, ये जो अंडदा के आधार में अंड तथा उसके ऊपर की तरफ होती है वो वेंटर कैनाल सेल्स पाई जाती हैं, उसके ऊपर नेक कैनाल सेल्स होती हैं। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर थी इसके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। अब हम बात करते हैं इसके स्पोरोफाइट की। तो ब्रायोफाइट का जो जाइगोट होता है वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका यानी कि फर्स्ट जो सेल होती है वो जाइगोट होता है, जो बिना किसी रेस्टिंग स्टेज के विभाजन करता है, विभेदित होकर के भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण करता है। एम्ब्रियो का जो विकास होता है वो बीजाणुद्भिद संरचना यानी कि स्पोरोगोनियम के का निर्माण करता है, और स्पोरोगोनियम जो होता है वो युग्मकोद्भिद पादप में यानी कि पहले जाइगोट, उसमें डिवीजन होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से स्पोरोफिटिक फेज आती है, स्पोरोफिटिक फेज से स्पोर फॉर्मेशन होता है। देखिए बच्चों आपको डायग्राम में साफ दिखाई दे रहा है कि हमने ये डायग्राम अगर आप देखें तो हमने बताया था कि जो इसका स्पोरोफाइट होता है वो फूड सीटा एंड कैप्सूल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो ये जो स्पोरोफाइट होता है इसमें स्पोर प्रोडक्शन होता है, और यही स्पोर्स जो होते हैं वो आगे जाकर के जर्मिनेट होकर के फिर से हैप्लॉइड जो होता है वो फेज लाते हैं जिसे कि आप युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं, फिर से एक नए थैलस का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि पीढ़ी एकांतरण की। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें 2 स्पष्ट प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। एक जो होती है प्रावस्था होती है वो अगुणित यानी कि हैप्लॉइड होती है, ग्रीन होती है, थाइलॉइड होती है, जिसे आप गैमेटोफिटिक फेज कहते हैं। तो इसमें जो डेवलपमेंट होता है गैमेटोफिटिक फेज से हमने देखिए डायग्राम में आपको बता रखा है। जो गैमेटोफाइट होता है दूसरी प्रावस्था में प्रवेश करता है जिसे आप स्पोरोफिटिक फेज कहते हैं। गैमेटोफाइट जो प्लांट होता है उस पर जननांगों का विकास होता है। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि गैमेटोफाइट पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बने हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो एग है। इन दोनों में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन से हमें
जाइगोट मिलता है। तो फर्टिलाइजेशन और जाइगोट तक जो हमारे पास में स्टेज होती है वो 2x स्टेज यानी कि स्पोरोफिटिक जो जनरेशन होती है बेटा वो डिप्लॉइड फेज होती है। जाइगोट जो होता है वो जर्मिनेट होकर के स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। जाइगोट में डिवीजन होते हैं, बहुत सारे कोशिकीय विभाजन होते हैं जिससे कि स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट से स्पोर मदर सेल बनती है। स्पोर मदर सेल जो होती है वो बहुत सारे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पोर का निर्माण करती है। तो फर्टिलाइजेशन से लेकर के मियोसिस तक की जो अवस्था होती है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन को शो करती है जो 2x होती है। और ये जो स्पोर होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, वो जर्मिनेट होकर के फिर से युग्मकोत्पेद यानी कि हैप्लॉइड फेज को का निर्माण करते हैं और फिर से ये जो प्रोसेस होती है चलती रहती है। हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड यानी कि युग्मकोत्पेद से बीजाणुत्पेद का निर्माण होता है। बीजाणुत्पेद से फिर से स्पोर्स की जर्मिनेशन के द्वारा युग्मकोत्पेद अवस्था आ जाती है। इस प्रकार से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है वो ब्रायोफाइट्स में कंटिन्यूस रहता है। This is all about the general characters and general introductory class of bryophytes. Thank you very much.